हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स, ये जो मेरा चैनल है इस पे मैं बायोलॉजी एंड साइंस के वीडियोस बनाती हूँ। जो जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीचिंग के एग्ज़ाम्स हों या तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें बायोलॉजी की आपको ज़रूरत है, बायोलॉजी आपको स्टडी करनी है, तो उसके लिए आप ये चैनल को चूज़ कर सकते हो फ्रेंड। देखिए, मैं जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो मैं पढ़ा रही थी फ्रेंड, उसके उसी सीक्वेंस में आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे जो जो भी आपके टर्म्स यूज़ होते हैं और जो भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब भी मैं बता चुकी हूँ। और आज मैं यहाँ पे ये वाइंड अप करके फिर इवोल्यूशन का स्टार्ट करूँगी। ओके, तो इवोल्यूशन जिसको भी पढ़ना है वो इस चैनल पे ज़रूर विजिट करेगा। इवोल्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का ये जो टर्म्स मैं बताने जा रही हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड हैं, और इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ये VNTR, RFLP, SSR एंड RAPD, ये जो टर्म है ये आप इसको समझिए फ्रेंड कि ये क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो डीएनए होता है फ्रेंड, डीएनए का हर एक स्ट्रैंड जो होता है उसमें एक्सॉन्स होते हैं। ओके, जो एक्सॉन्स होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन उनका हो सकता है, यानी कि वो ट्रांसक्राइबिंग होते हैं, और जो इंट्रॉन्स होते हैं वो नॉन ट्रांसक्राइबिंग होते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एक्सॉन्स होते हैं वो ट्रांसक्राइबिंग होते हैं एंड जो इंट्रॉन्स हैं वो नॉन ट्रांसक्राइबिंग होते हैं। तो अब ये जो इंट्रॉन्स होते हैं वो वैसे तो यहाँ पे जब उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता है तो उनको यूजलेस कहा जाता है कि ये यूजलेस होते हैं। ओके, लेकिन फिर भी इनमें क्या होता है, इनमें बेस पेयर जो नाइट्रोजन के बेस पेयर होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है बार बार आता है, और ये रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ बेस पेयर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको इंट्रॉन्स का पता चल गया कि यहाँ पे इंट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन ट्रांसक्राइबिंग होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें बेस पेयर के सीक्वेंस बार बार आते हैं और रिपीटेडली आते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये जो सीक्वेंसेस होते हैं इनको क्या कहा जाता है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स कहा जाता है। ओके, इसीलिए इनका जो एब्रीविएशन है, जो शॉर्ट फॉर्म है वो है VNTRs। ओके, नाउ वेरिएबल V फॉर वेरिएबल, N नंबर, T टैंडम एंड R है रिपीट्स। ओके, नाउ ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए जो VNTRs होते हैं इनको कहा जाता है मिनी सैटेलाइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो VNTRs होते हैं इनको मिनी सैटेलाइट्स कहा जाता है। एग्जाम में जेनेटिक्स में जब भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पूछी जाती है तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन इस पे पुट हो जाता है। ओके, तो मिनी सैटेलाइट का क्वेश्चन भी आ चुका है। और ये किसने डिस्कवर किया था एलेक्स जेफरी ने। और इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो होते हैं जो आपके मिनी सैटेलाइट्स होते हैं इसमें एक हाइपर वेरिएबल रिपीट रीजन्स होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हाइपर मतलब बहुत ही अति जब हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हाईली होता है, तो हाइपर वेरिएबल रिपीट रीजन्स होते हैं डीएनए के। और इनमें क्या होता है, जो बेसिक रिपीट सीक्वेंस होता है वो 11 to 60 बेस पेयर का होता है, और ये दोनों ही साइड से रिस्ट्रिक्शन साइट्स के द्वारा घिरा होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए, नाउ अब जो नंबर ऑफ रिपीट्स जो होते हैं वो बहुत ही हाई डिग्री ऑफ पॉलीमरिज्म शो करते हैं, उनमें पॉलीमरिज्म होती है। ओके, और जो साइज़ होता है VNTR का वो वैरी करता है 0.1 से लेके 20 KB तक वैरी कर सकता है। जो मिनी सैटेलाइट्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है और जो उनकी जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स की पोजीशन होती है वो हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट होती है। ओके, तो जब जो है जो जीनोम होता है, इसीलिए तो किसी भी दो लोगों का जो जीनोम होता है, टू पीपल का, उसको जब कट किया जाता है, जो कट्स यूज़ किए जाते हैं वो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, उनका जो कट देना होता है तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। उनकी लेंथ और नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो बोथ के दोनों के लिए डिफरेंट होते हैं। नाउ अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है RFLP, या फिर रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। R for restriction, F is fragment, L for length and
P फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, ये जब भी सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किए जाते हैं और इनको सदर्न ब्लॉट पर ऑब्टेन किया जाता है। ओके, तो मस्ट रिमेंबर इनको सदर्न ब्लॉट पे ऑब्टेन कर सकते हैं। और उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस है एक बड़ा, वो जो है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बट यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी बताने की नीड है। ओके, उसी से आपको समझ में आ जाएगा जो जो भी पूछा जाता है। तो नाउ जो फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो एलेक्स जेफरी हैं, इनका नेम पूछा जा सकता है। ओके, डिस्कवर के नेम्स भी एग्जाम्स में आते हैं। और ये जो इंडियन एक्सपर्ट थे इनके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, वो कौन थे, लालजी सिंह। ओके, एंड वीके कश्यप। इंपॉर्टेंट है, इनके नेम्स जरूर याद रखिएगा एग्जाम्स के लिए, पीजीटी टीजीटी और जो भी आपके बायोलॉजी के एग्जाम्स हैं उनके लिए लर्न कर लीजिएगा। एंड फादर ऑफ इंडियन टेक्निक, ये जो थे वीके कश्यप ये थे और लालजी थे। नाउ एसएसआर क्या है, सिंपल सीक्वेंस रिपीट। अब एसएसआर क्या होता है, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स होता है। ओके, होपफुली ये स्लाइड क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नाउ अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट करके दिया हुआ है कि जो आरएपीडी या फिर रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए होता है उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ होता है। ओके, इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करते हैं और ये एक सिंपलर टेक्निक है, ये एक सिंपलर टेक्निक है और आरएफएलपी से ज़्यादा सिंपल है ये। नाउ जो डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि माइक्रो सैटेलाइट को फ्लांग करता है, या एसएसआर्स होते हैं जिनको सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स या फिर शॉर्ट टैंडम रिपीट्स करते हैं, ये दोनों साइड से ये कंजर्व्ड होते हैं। तो इसीलिए कोई भी जब भी जो भी एक्सपेरिमेंट करेगा या जो भी ये जो है रिक्वायरमेंट है होगी जिसकी, तो वो क्या करता है, वो जो है प्राइमर्स को जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इन सीक्वेंसेस के लिए उनको सेलेक्ट कर सकता है और इनको जीनोम के अलॉन्ग वो पुट कर सकता है और थर्मोसाइक्लर में करता है। ओके, ये तो पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो सब चीज़ें यूज़ होती हैं उसके बारे में बताया गया। नाउ जो पीसीआर होता है, ठीक है, पीसीआर को जो होता है वो इंटरवेनिंग माइक्रोसैटेलाइट्स को एम्पलीफाई करता है, उसको बढ़ाता है। ओके, पीसीआर आरटीपीसीआर का आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना होगा जब कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए आरटीपीसीआर का यूज़ किया था, क्योंकि ये जो है जो भी वायरस का लोड होता है उसको बहुत मैनी टाइम्स, मतलब 1000 गुना मैनी टाइम्स जो है उसको ये वायरस के लोड को बढ़ा देता है, जिससे कि जो विजिबिलिटी होती है या जो डायग्नोज करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब थोड़े से ही वायरस का जैसे ही एंट्री होता है, लोड जो उसका होता है थोड़े को ही बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करके ये दिखा सकता है। नाउ तो अब यहाँ पे जो मैं जो बता रही थी आपको कि ये इंटरवेनिंग माइक्रोसैटेलाइट्स के बारे में। ओके, अब ये जो है ये रेडियो लेबल्ड की जाती हैं, इसको रेडियो लेबल्ड भी कर सकते हैं और रेडियो लेबलिंग के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, फॉस्फोरस 32 यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो माइक्रोसैटेलाइट्स है वो सिंपल सीक्वेंस जो होते हैं इनके वो 1 to 6 बेस पेयर के होते हैं, रिपीटेड 100 ऑफ टाइम्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नाउ ये जो मेथडोलॉजी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। पीछे जो था वो सब टर्मिनोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी, अब यहाँ पे स्लाइड में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। नाउ यहाँ पे देखिए जो मेथडोलॉजी होती है इसमें होता क्या है, जो सदर्न ब्लॉट होता है वो एक वे होता है, एक तरीका होता है जिससे कि जो है जेनेटिक पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं। और ये जेनेटिक पैटर्न कहाँ होते हैं, किसी भी पर्सन के डीएनए में। ओके, तो जेनेटिक पैटर्न क्या है, किसी भी पर्सन का डीएनए, आप यू नो दैट कि डीएनए का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा पेक्यूलियर होता है, पर्टिकुलर होता है। किसी भी 2 पर्सन का डीएनए कभी भी किसी भी दिशा में सेम नहीं हो सकता। ओके, और ये किसने जो डिवाइस थी वो किसने डिवाइस किया था इसको, या जो है किसने बताया था या डिस्कवर किया था, तो ये हैं ईएम सदर्न फॉर सेपरेटिंग, किस लिए किया था, फॉर सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स। ओके, तो नाउ अब यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो भी हम लोग का डिज़ायर्ड डीएनए होता है उसको सबसे पहले हम लोग को निकालना रहता है, आइसोलेट करना रहता है। तो फर्स्ट जो है हमारा क्या है, आइसोलेटिंग द डिज़ायर्ड डीएनए। ओके, डिज़ायर्ड डीएनए को आइसोलेट करते हैं। और इसको आइसोलेशन के लिए कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, क्या क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, तो इसको या तो केमिकल के द्वारा हम लोग कर सकते हैं या तो फिर डिटर्जेंट होता है एक, ठीक है, एक मटीरियल वहाँ पे यूज़ किया था लैब्स वगैरह में, तो इसको डिटर्जेंट का यूज़ करके भी उसको वॉश करते हैं एक्स्ट्रा मटीरियल को जो डीएनए के साथ लगे होते हैं। और या तो फिर मैकेनिकली या तो फिर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर को अप्लाई करके और डीएनए को बाहर निकाल लिया जाता है, स्क्वीज़ आउट कर लिया जाता है। ओके,
ये लैब में प्रोसेस होता है। एंड ये जो डीएनए का जो सेपरेशन है, इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये खुद मैंने अपने लैब्स में किया हुआ है। ओके नाउ, और ये बहुत ही स्लाइमी होता है, म्यूकस की तरह से दिखता है डीएनए। ओके, तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो कटिंग है डीएनए की, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, जो कटिंग होती है डीएनए की उसको सेवरल पीसेज में डिफरेंट डिफरेंट साइज में कटिंग कर दी जाती है। और इसमें क्या होता है, कटिंग करेंगे कैसे, कौन कट करेगा, क्या यहाँ पे जो है हम लोग अपनी सीजर जो यूज़ करते हैं उससे कट करेंगे? नो, इसको काटने के लिए यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूलर सीजर्स। एंड मॉलिक्यूलर सीजर्स किसे कहा जाता है? रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स को कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे डीएनए को कट करने के लिए हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। नाउ अब आगे अगला स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कॉमन चीज़ें हैं समझ लीजिए एक तरीके से। ठीक है, तो आप इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी लर्न कर सकते हैं, और वैसे भी आप जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो डीएनए होता है इसका क्या किया जाएगा, जो डीएनए होता है उनका जो पीसेज होते हैं उनको साइज़ के अकॉर्डिंग उनको छांट लेते हैं, फिर उनकी सॉर्टिंग कर लेते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जिससे कि जो साइज़ का सेपरेशन करते हैं वो किस पे किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है वो। ओके, जेल्स एक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर आप समझ लीजिए एक बेस होता है जिसपे जो है जेल को जो है रखा जाता है, और उसके बाद उसमें वेल्स बने होते हैं। ठीक है, और फिर जो है इनको इलेक्ट्रिसिटी से जो है कनेक्ट करके, ठीक है, सेगमेंट्स में जो है हम लोग मटेरियल डालते हैं, पोर करते हैं, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, तो जो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मूव करने लगते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो होता है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, तो जो डीएनए होता है वो जेल में डाला जाता है। ठीक है, उसको पोर किया जाता है जैसे कि एग्रोस जेल, और जो जेल यूज़ करते हैं वो एग्रोस यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो जेल पे के लिए अप्लाई किया जाता है। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है बॉटम में होता है, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो टॉप पे होता है। ओके, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बॉटम में रखा जाता है, निगेटिव चार्ज को टॉप पे रखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नाउ अब यहाँ पे जो डीएनए होता है आपको मालूम है कि वो स्लाइटली निगेटिव चार्ज होता है। डीएनए का मॉलिक्यूल के ऊपर कैसा चार्ज होता है ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो जो डीएनए होता है पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, स्लाइटली निगेटिवली चार्ज होता है। नाउ जो पीसेज होते हैं डीएनए के वो अट्रैक्ट होता है बॉटम ऑफ जेल की तरफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज लगा जो अट्रैक्ट होते हैं वो बॉटम ऑफ जेल की तरफ होते हैं। ओके, क्योंकि जो है पॉजिटिव चार्ज वो आपका बॉटम की तरफ है, और जो निगेटिव चार्ज है वो टॉप की तरफ है। तो जो क्योंकि डीएनए होता है निगेटिव इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। नाउ जो स्मॉलर पीसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनका वेट या कहते हैं या कह सकते हैं कि वो स्मॉल होने की वजह से वो क्विकली रन कर जाते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, और ये बॉटम की तरफ आ जाते हैं, और लार्जर पीसेस जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। नाउ जो डिफरेंट साइज पीसेस होते हैं डीएनए के वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लिए जाते हैं। तो बॉटम जो होता है उसमें स्मॉलर पीसेस आ जाते हैं बॉटम की तरफ, और जो लार्जर पीसेस होते हैं वो टॉप की तरफ रह जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डीनेचर होता है डीएनए फ्रैगमेंट का और यहाँ पे जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड का। ओके, वो नाउ जो डीएनए इज़ रेंडर्ड सिंगल स्ट्रैंडेड। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको या तो फिर हीटिंग से कर सकते हैं, अगर हम उसको हीट करेंगे तो डीनेचुरेशन हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा ऑब्वियसली, या तो फिर डीएनए को केमिकल से यूज़ के द्वारा जो है ट्रीट करके, जैसे कि एल्कली है कोई उसके द्वारा ट्रीट करके डीनेचुरेशन कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट में क्या होता है। लास्ट में जो ब्लॉटिंग होती है डीएनए की, ओके, तो जेल विद साइज फ्रैक्शनेटेड डीएनए। ओके, जो जेल हमने अभी अभी यूज़ किया जिसमें कि डीएनए का जो साइज़ है जो स्मॉलर वाला वो टॉप की बॉटम की तरफ, और जो हेवी वाला जो साइज़ था वो ऊपर की तरफ था। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है जो सेपरेशन हो चुका है उसको एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन और बेग्ड एंड उस पर जो है ओके नायलॉन मेम्ब्रेन पे या तो फिर नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे उसको अप्लाई कर दिया जाता है। ओके, क्योंकि अब हम उसको सिर्फ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद उसको कहीं ना कहीं डीएनए जो सेगमेंट्स हमको मिले हैं उनको लेना भी तो है, उनको ऑब्टेन भी करना है, वो जेल में ही तो रहेंगे नहीं, उनको कटिंग करके निकालना भी होता है, उनको हमें आगे भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे उसके लिए यूज़ किया जाता है नाइट्रोसेलुलोज पेपर
या तो फिर नायलॉन मेम्ब्रेन, और उसके बाद इसको परमानेंटली बेक्ड करके इसको परमानेंटली अटैच कर देते हैं, डीएनए को शीट के साथ अटैच कर देते हैं। ओके, नाउ जो सदर्न ब्लॉट होता है वो अब रेडी हो जाता है, अब इसको एनालाइज करना होता है। इसे एनालाइज करने के लिए एक सदर्न ब्लॉट जो होता है वो रेडियो एक्टिव जेनेटिक प्रोब होता है, उसको यूज़ करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं डीएनए के साथ। नाउ अगर जो एक्सरेज होती हैं वो एक्सरे जो होती है वो ली जाती है सदर्न ब्लॉट पे, और उसके बाद जो रेडियो एक्टिव प्रोब होता है उसको अलाउ किया जाता है कि वो डीनेचर डीएनए के साथ उसको बाइंड कर दिया जाए, और फिर केवल जो एरिया जहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोब बाइंड होता है वो शो होता है एक थिन फिल्म पे, या ऑटो रेडियोग्राफी जिसको कहा जाता है, उस पर हम लोग उसको देख सकते हैं, और जिससे कि जो रिसर्चर्स होते हैं उनको हेल्प मिलती है और ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के डीएनए को। ओके, और जो अकरेंस होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है पर्टिकुलर जेनेटिक पैटर्न की वो जो है प्रोब में होती है, प्रोब उसको कंटेन करता है। अब यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि ये केसेस जो होते हैं पैटर्निटी एंड मैटरनिटी के, मतलब बच्चे का बाप कौन है माँ कौन है, मतलब लाइक इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, केसेस डिस्प्यूटेड केसेस जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। ओके, क्योंकि जो पर्सन होता है वो अपना जो VNTR होता है अपने पेरेंट्स से वो इनहेरिट होता है उसमें, और VNTR पैटर्न कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश पैटर्निटी एंड मैटरनिटी। नाउ अब सेकंड क्या यूज़ है, जो क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन होता है फोरेंसिक साइंस में यूज़ किया जाता है। तो जो डीएनए है वो ब्लड से कहाँ कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लड, किसी का मर्डर हो गया है तो उसका ब्लड है, ओके, वो या तो फिर उसका हेयर ले सकते हैं, स्किन सेल्स ले सकते हैं, या फिर जेनेटिक एविडेंस जो भी लेफ्ट होता है वहाँ पे साइट पे, ओके, सीन ऑफ क्राइम पे, उसको कंपेयर किया जाता है कैसे, VNTR पैटर्न के साथ, VNTR पैटर्न से ही कंपेयर कर सकते हैं विद द डीएनए ऑफ अ क्रिमिनल सस्पेक्ट। ओके, नाउ अब यहाँ पे हो जाएगा। अब कंपेयर करेंगे किससे, एक तो वो होगा जो कि इनोसेंस होगा, ओके, जिस पे इल्ज़ाम लगा होगा कि हाँ तुमने ही किया है मर्डर या जो भी है क्राइम, और दूसरा जो होगा जो कि सस्पेक्टेड होगा, तो इसीलिए कंपेयर करके पता लगा लेंगे। नाउ अब यहाँ पे थर्ड है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। नाउ अब ये जो है नोशन ऑफ यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसमें क्या करते हैं, जो जेनेटिक बार कोड होता है वो किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, यूज़ किया जा सकता है। ओके, अब ताकि वो आगे कहीं नियर फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ हैपन ना हो। और ये जो टेक्नोलॉजी होती है इसमें क्या होता है, इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, ये क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्यों ज़रूरी होता है, और इसके लिए क्या चाहिए होता है। नाउ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू आइसोलेट, कीप ऑन फाइल, और फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं उसको, मिलियंस ऑफ वेरी स्पेसिफाइड VNTR पैटर्न्स, ठीक है, और ये क्या होता है, एक्सपेंसिव भी होता है और इम्प्रैक्टिकल भी होता है। तो इसकी बात नहीं करेंगे, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल भी हो जाती है और एक्सपेंसिव भी हो जाती है। ओके, तो नाउ यहाँ पे आज जो मेरा लेक्चर है वो यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को एंड कर रही हूँ, और इसके बाद डिवोल्यूशन में स्टार्ट करूँगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मोटिवेट करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।